जय हिंद बच्चों। आप लोग को कार्बन में लास्ट टॉपिक अब है। इसके बाद कार्बन अब खत्म हो जाएगा। हम लोग को अब डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है, सॉप के बारे में पढ़ना है। इसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रिया है जो फर्स्ट चैप्टर से मिलता जुलता है। योगशील अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग इसमें साबुन अपमार्जक में अंतर, साबुन का स्थान अपमार्जक क्यों ले लिया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन, साबुन अपमार्जक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड में आता है। और इस वीडियो को अंत तक गौर से देखेंगे, सुनेंगे, है नहीं। देखिए, अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं सब कोई जानता है। अपमार्जक के बारे में भलाइयों कम जानते हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई बातों को सब को जानते हैं। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, अपमार्जकों का उपयोग सैंपल में किया जाता है। नहीं, सैंपल जान रहे हैं, अपमार्जक नहीं जानते हैं। वॉशिंग पाउडर, जिसको हम लोग सर्फ, कंपनी के अलग अलग नाम होते हैं, चाहे आप सर्फ के अंतर्गत रिन बोलिए, एरियल बोलिए, निरमा बोलिए, ईडीसी बहुत सारे उदाहरण है। घड़ी है तो क्या क्या है, तो उतना सारा क्या लिखना है, आप इतना बोल दिए, सर्फ उतने आप समझ गए। यानी मुख्य रूप से आप इतना समझ जाइए, अपमार्जक जो है गंदगी को साफ करने वाला कार्बनिक रसायन पदार्थ है। गंदगी को साफ करने वाला कार्बनिक रसायन पदार्थ है अपमार्जक। अपमार्जक शब्द का अर्थ ही होता है बहादुर, साफ करने वाला। साफ करने वाला, आबादी ने, गंदगी साफ करने वाला। अपमार्जक का खोज सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। विद्यार्थी आप देखिए इसको, अपमार्जक का शाब्दिक अर्थ है साफ करने वाला। मैंने कई बार बोला साफ करने वाला, गंदगी को साफ करने वाला, चाहे वो सर का गंदगी हो, शरीर का गंदगी हो और कपड़े का गंदगी हो, गंदगी को साफ करने वाला। इसका खोज सर्वप्रथम प्रथम विश्व युद्ध के समय की गई थी। इसी को बोला जाता है साबुन रहित साबुन। अपमार्जक को साबुन रहित साबुन, कहीं पर आप किताबों में लिखल देखिएगा साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं। साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं। यानी जिसमें साबुन के लगभग गुण से भी और आगे हो, उसको अपमार्जक डिटर्जेंट कहते हैं। इसके अंदर इतने अच्छे गुण है, इसके मदद से लगभग 15 से 30% इन वॉशिंग पाउडरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 15 से मात्र 30% सर्फों में इसका उपयोग किया जाता है, शैम्पूल में उपयोग किया जाता है। चाहे सर को, बालों को धोने के लिए शैम्पूल हो या कपड़े को धोने वाला शैम्पूल हो। अखने ठंडे के मौसम में आप देखते होंगे एक इजी उपयोग किया जाता है, इजी। वह कपड़े में लिक्विड सर्फ है, लिक्विड है जो जल में आसानी से घुल कर करके झाग उत्पन्न करता है और गंदगी को आसानी से दूर करने का काम करता है। इतना अच्छा काम साबुन नहीं करता है, इसलिए साबुन के जगह ई ले लिया अपमार्जक। इसलिए इस पर क्वेश्चन आता विद्यार्थी, साबुन का स्थान अपमार्जक क्यों ले लिया है? क्योंकि साबुन जो है सभी प्रकार के जल में घुलते हैं, लेकिन झाग सभी तरह का नहीं उत्पन्न करते हैं। जितना मात्रा में करना चाहिए उतना नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। कठोर जल में नहीं घुला है नहीं, जिसमें तैलीय पदार्थ होती है उसमें झाग नहीं उत्पन्न हुआ। यानी बहुत सारे परेशानियां, जिसमें चिकनाहटपन भी रह जाता है, क्योंकि आगे हम बता रहे हैं क्यों रहता, उसमें उच्च वसा अम्ल होता है, वसा फैट की मात्रा ज्यादा होती है,
इसलिए उसमें चिकनाहट होती है। विद्यार्थी आइए अब बारीकी से अपमार्जक को डिटर्जेंट कहते हैं और हम लोग इसमें सॉप साबुन के बारे में भी पढ़ेंगे। अपमार्जक शब्द का अर्थ साफ करने वाला पदार्थ होता है। अपमार्जक का खोज सबसे पहले जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय में की गई थी, जिसको साबुन रहित साबुन कहते हैं, यानी साबुन रहित साबुन को अपमार्जक कहते हैं। इसको कार्बनिक रूप से परिभाषित यदि हम लोग करते हैं कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्ल के अमोनियम एवं सल्फेट लवणों को अपमार्जक कहते हैं। यानी कार्बोनिक मतलब कार्बोनिक अम्ल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अमोनियम और सल्फेट, ये दोनों लवण के रूप में होना चाहिए। ये दोनों ये रासायनिक नाम हुआ, ये रासायनिक नाम हुआ जिसको हम लोग परिभाषित कार्बनिक यौगिक के तौर पर करते हैं कि अपमार्जक वह कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है जिसके साथ अमोनियम और लवणों जुड़ा होता है। तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, उसी शब्दों को काट कर लिखा गया है। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू डिटर्जेंट पाउडरों में किया जाता है। वॉशिंग पाउडर में इसकी मात्रा लगभग कितना होता है, 15 से 30% होती है। इसको अलग अलग टाइपों में इसलिए लिख दिया ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में समझने में दिक्कत ना हो। अब यहां से हम लोग को साबुन के बारे में आता है। साबुन उच्च बसाई अम्ल और सोडियम लवणों के मिश्रण को साबुन कहते हैं। यह सौंदर्य की प्रतीक है, सुंदरता की प्रतीक है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी लगा करके बदन को धो लिया करता था। जब साबुन निकला, साबुनों का विकास हुआ, अब तो कई प्रकार का साबुन हो गया है। इसमें से दो ही प्रकार का यहाँ वर्गीकरण किया गया है, एक कठोर साबुन, एक मुलायम साबुन। कठोर साबुन जो कपड़े को धोने में काम आते हैं, बर्तनों को धोने में आते हैं, वो सब कठोर के अंतर्गत आता है। और जो स्नान करने के काम होते हैं उसको मुलायम साबुन कहते हैं। इसके अलावे भी हम लोग हजामती साबुन होता है, हजामत बनाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावे औषधि साबुन होता है, मेडिकल सॉप। इसके अलावे पारदर्शी साबुन भी होता है, पियर्स का नाम सुना होगा। इसके अलावे कितने हो गए, फिर से इसको दोहराते हैं। पहले दो भाग, मुलायम साबुन और कठोर साबुन। नहाने वालों में जितने भी आते हैं उन सब मुलायम के अंतर्गत आता है। चाहे आप मेडिकल सॉप जो दांत खाद खुजली कलकल दिनाए के समय, चर्म रोग के समय डॉक्टर लोग लिखते हैं, और ऐसे भी बोलते हैं मार्गो, सेवलॉन, डेटॉल, ये सब मेडिकल सॉप के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावे जो सुगंधिता होता है, जिसमें कई प्रकार का सुगंध होते हैं, अलग अलग क्वालिटी वाले सुगंध होते हैं, अच्छे सुगंध होते हैं, वो सब स्नान करने के अंतर्गत आता है। जैसे हो गया डव हो गया, लक्स हो गया, ये सब भी मुलायम साबुन होते हैं। इसमें उच्च बसाई अम्ल होती है, इसलिए चिकनापन इसमें ज्यादा होता है। तो ये हमारी त्वचा को मुलायम भी बना देती है, सुंदर भी बना देती है। इसलिए साबुन को सौंदर्य का प्रतीक कहा जाता है। साबुन को सौंदर्य का प्रतीक भी कहा जाता है। अब तो कहना ही नहीं है, महिलाएं लोग साबुन का इस्तेमाल टिकिया के रूप में नहीं करते, सॉप के रूप में नहीं करते, तब वो लिक्विड रूप में करते हैं, जिसको फेस वॉश कहते हैं। ये फेस वॉश भी वही हुआ, साबुन हुआ, लिक्विड हुआ, शैम्पूल के रूप में जो आसानी से जल में घुल जाता है। उसमें कई प्रकार के और भी कॉस्मेटिक केमिकल डाले होते हैं, औषधीय पौधा डाले होते हैं, एक तो बाबा रामदेव प्रचार करते हैं। तो विद्यार्थी, कार्बन
आपको शुरू में बता दिया गया था कि हर जगह कार्बन होती है, खाने पीने नहाने धोने वाले वस्तुओं में कार्बन होती है। तो साबुन और अपमार्जक दोनों कार्बन की बनी होती है। यहाँ पर लिखा जाता है उच्च वसाई अम्ल और सोडियम लवणों के मिलने से बनने वाले पदार्थ को साबुन कहते हैं। साबुन को दो भागों में बांटा गया, एक कठोर साबुन, एक मुलायम साबुन। जितने भी मुलायम साबुन आते हैं वो नहाने वाले हैं। एक हजामती साबुन जो नहाने के काम नहीं बल्कि हजामत बनाने में आते हैं। बाकी पारदर्शी हो, औषधि हो, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। कठोर के अंतर्गत आते हैं कपड़े धोने और बर्तन धोने वाले, इसको कठोर साबुन कहते हैं। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अपमार्जक साबुन का स्थान क्यों ले लिया, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये दोनों हम लोग लिखाते हैं। बहुत बेहतरीन, ये दोनों में से एक आता है। देखिए, ये आप लोग को एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बारे में ध्यान दीजिएगा। साबुन एवं अपमार्जक में अंतर, ये बराबर कई एक बार क्वेश्चन आया है। अंतर या दोनों में किस प्रकार भिन्न है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। जितने बात आपने पहले सुना वही बातों को यहाँ पॉइंटों में लिख दिया गया कि यह जो है सभी प्रकार के जल में अच्छी तरह से नहीं घुलता है। अब यदि घुलता है तो पूरा पूर्ण रूप से झाग उत्पन्न नहीं करता। झाग मतलब फेन उत्पन्न नहीं करता, जबकि यह जो है एक तो आसानी से घुल भी जाता है और फेन भी उत्पन्न करता है। दूसरी पॉइंट में साबुन आप देखते होंगे कि इस्तेमाल करते करते टूट जाता है, चढ़क जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं बाथरूम में साड़ देते हैं, उपयोग तो आता है लेकिन टूट करके उसमें भी बहुत ऐसा भाग होता है, बर्बाद हो जाता है। छोटे पार्ट क्यों नहीं बर्बाद हुआ, लेकिन बर्बाद हो गया। लेकिन सरफ में, शैम्पूल में आप क्या देखते हैं, यदि खत्म हो गया तो पैकेट फाड़ करके उसमें पानी डाल करके लगा करके माथा में लगाने वाला है, कपड़ा में लगाने वाला घोर के दे दिए, कहते एक कण भी बर्बाद नहीं हुआ। तो इसलिए कहा जाता है यह टूट करके नष्ट हो जाता है। भैया ही नष्ट नहीं होता है, टूटता ही नहीं तो नष्ट कहां से होगा। चाहे पाउडर के रूप में है या शैम्पूल के रूप में है, तो टूटने नहीं करता तो बर्बाद कैसे होगा। और यही कारण जो है इसमें सफाई करने की जो शक्ति है, गुण जो है कम है, और इसमें सफाई करने का गुण और शक्ति क्या है, अधिक है। इसका जो जलीय विलयन होगा, घोल होगा, वो घोल क्षारीय होगा, यानी इसका पीएच मान जो होगा 7 से अधिक होगा, और इसका पीएच मान जो होगा 7 होगा, क्योंकि ये उदासीन होगा। और लिखना है तो लिख सकते हैं, 4 ही पॉइंट लिखे। 5वां पॉइंट भी आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या भाई, इसको आधुनिक तकनीकी, जैसे वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में आप साबुन डालिएगा नहीं, शैम्पू सर्फ डाल सकते हैं। आधुनिक तकनीकी वॉशिंग मशीन में इसको उपयोग नहीं किया जाता है, और इसको उपयोग किया जाता है। और भी साबुन से एक बार में यदि कपड़े की सफाई कर रहे हैं तो एक ही को साफ होगा, और सरफ से भर बाल्टा डाल दिया, कुछ समय छोड़ दिया, एक साथ कई कपड़े साफ हो जाते हैं। ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। साबुनों से सफाई करने में ज्यादा मेहनत, ज्यादा समय लगता है, जबकि सर्फ यानी अपमार्जकों से कपड़े की सफाई करने में कम समय, कम मेहनत लगता है। मैंने 2-3 पॉइंट अलग से भी बोल दिया, 4 पॉइंट लिख भी दिया। इसलिए विद्यार्थी इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एकदम लोड कर लीजिए। यहाँ पर आने वाला एग्जाम में एकदम आने वाला है, लोगों को भी प्रयास कीजिए, पहुंचा दे, शेयर कर दे। तो ठीक है, अगला टॉपिक हम बताते, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, अगला जो टॉपिक हम लोग को है, यदि आप सब केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर आप लोग योगशील अभिक्रिया पढ़ा था। आप प्रतिस्थापन क्रिया पढ़ा था।
वहां पर आप वियोजन अभिक्रिया पढ़ा था नहीं विद्यार्थी? यहां पर जो पढ़ना है वो लिख रहे हैं, वहां पर आपने क्या पढ़ा वो सुन लीजिए। केमिकल रिएक्शन में हम लोग को संयोजन अभिक्रिया, उसी का नाम है योगशील अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, उसी का नाम है अपघटन अभिक्रिया। वहां आप पढ़ा था उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, उसमें शोषीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया वहां पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उत्कर्मीय अभिक्रिया। मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में ये टोटल केमिकल रिएक्शन का पार्ट पढ़ा दिए थे। यहां पर भी कार्बन चैप्टर में भी उसी प्रकार से होगा। आपको हम ये सारी बातों को याद दिलाते हुए उस चैप्टर से इस चैप्टर में जोड़ेंगे और इसके बाद बोल करके इक्वेशन को लिख करके आपको समझाया जाएगा। योगशील अभिक्रिया, योग शब्द का अर्थ होता है जुटना। वहां पर आपको बताया गया था दो अभिकारक आपस में जुट कर करके उत्पाद का निर्माण करता है। यानी अभिकारक जो तीर चिन्ह से पहले होता है वो अभिकारक कहलाता है, तीर चिन्ह के बाद जो होता है उत्पाद कहलाता है। जुटने का मतलब हुआ कि यदि ए और बी है, इधर दो को है तो जुटेगा तो ए भी बना लेगा। यानी मुख्य रूप से इतना समझ जाइए कि योगशील अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद की संख्या कम रहेगा, अभिकारक से उत्पाद की संख्या कम रहेगा तो उसको योगशील कहेंगे। वियोजन उल्टा, उल्टा ऐसे उल्टा, यानी इधर यदि ए बी है और टूटा तो इधर ए और बी हो जाएगा, इसको कहते हैं उल्टा। यानी इसमें अभिकारक में ज्यादा रहेगा उत्पाद में, अभिकारक से ज्यादा रहेगा उत्पाद में, तब कहलाएगा वियोजन। यानी अब बात सुन लीजिए कि वियोजन 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 वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके अभिकारक टूट कर करके उत्पाद बनाता है, अभिकारक टूट कर करके उत्पाद बनाता है, जिसमें अभिकारक में उत्पादों में अधिक पदार्थों की संख्या की बात करेंगे तो इधर कम रहेगा और इधर ज्यादा रहेगा। देखिए ए बी एक गो है, इधर कै गो है, दो गो। यानी योगशील अभिक्रिया का उल्टा वियोजन है, वियोजन के विपरीत बोलिए तो योगशील है, वियोगशील के बोलिए तो वियोजन है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसमें अभिकारक का जुटना होता है तो इसमें अभिकारक का टूटना होता है, इसमें इधर कम बनता है तो इसमें इधर अधिक बनता है। तो ये आपको याद हो गया होगा मेरे जन हिस्से से संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में है ने प्रतिस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। विस्थापन मतलब, विस्थापन का मतलब आपने पढ़े होंगे कि विस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कम क्रियाशील को अधिक क्रियाशील हटाता है, उसके जगह ले लेता है। नहीं, यदि देखिए ये बी है, इधर सी डी है, ए वो इसको हटा देगा और इसके जगह पर ही चला जाएगा, समझ लो। यहाँ पर ए बी हटेगा तो ए ई जो हो गया बाबू हटेगा, सी हटेगा और उसके जगह ए जाएगा तो इधर बन जाएगा ए डी और ई आएगा इसके जगह पर तो ये बन जाएगा बाबू, ई बन जाएगा बाबू सी और बी। देख लो इधर ए और बी है, ए और बी है, इधर सी और डी है, सी और डी है, सी और डी है, तो इसके जगह पर ई और इसके जगह पर ई अपने जगह पर अदला बदली कर लेगा तो दोनों यदि कर लेगा तो दो विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन का कई प्रकार पढ़ाएंगे होंगे, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, एक जगह पर ही चल जाए एक जगह पर ही चलावे तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। और यदि केवल एगो ई जाए और वजह से हट जाए, भैंस बोरल
बेंच छाप लाल। ये जा है एक बेंच पर 5 बच्चा बैठे हुए, कोई छठा आवे अब बैठ जाए, ससुरा एगो है जो गिर जाए, बाहर चल जाए, एगो हट जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन। एगो आया और एगो बाहर चला गया, हट गया वहां से। लेकिन यदि अदला बदली, ए भाई तू जा बैठ, हम हो जा बैठ लेते, ओकर जगह पर ही एकर जगह पर हूँ, तो द्विविस्थापन होगा। लेकिन यहाँ द्विविस्थापन नहीं पढ़ना है, यहाँ छुच्छे विस्थापन पढ़ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि केवल एगो जाएगा तो दूसर का वजह से हट जाएगा, तो उसको द्विविस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन कहते हैं? सॉरी, द्विविस्थापन तब कहेंगे जब अदला बदली करेगा और एगो जाए और हट जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे केवल विस्थापन। यहाँ पर हम लोग योगशील अभिक्रिया जो पढ़ेंगे, योगशील अभिक्रिया जो पढ़ेंगे तो इसका उल्टा रहेगा और इसका उल्टा ही रहेगा। इसमें इतना जानिए, एगो बैठेगा और एगो उसके जगह से हटेगा। यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन एक ही बात है। विस्थापन या प्रतिस्थापन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील कम को हटा देगा, कम को हटा देगा। देखो इसको समझने के लिए ऐसी बात समझिए ना कि कोई बड़े बुजुर्ग आदमी आ गए, कोई बच्चा कुर्सी पर बैठल है, अरे हटो हटो हटो, उनको हटाए, उसके जगह पर बैठ गए। समझ गए नहीं बात? बुजुर्ग बड़े आदमी, बुजुर्ग बड़े आदमी यहाँ पर बन रहा है अधिक क्रियाशील, छोटे बच्चा जो है वहां पर बन रहा है कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। बड़का बैठल, छोटका हट गेल। अधिक क्रियाशील छोटका को हटा करके, कम क्रियाशील को हटा करके उसका जगह ग्रहण कर लेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। मेरे जन इस तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग इसका उदाहरण लेंगे। यहाँ पर हम लोग जो पढ़ना है कार्बन में, यहाँ पर ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लागू होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में लागू होगा, और ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। याद रखिएगा, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि योगशील अभिक्रिया में कौन हाइड्रोकार्बन भाग लेता है, तो यहाँ पर पूछना है कि योगशील अभिक्रिया में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भाग लेता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहचान क्या था? 2 बंधन वाला या 3 बंधन वाला। सुन लो बात, तो यहाँ पर बंधने का योग होता है, बंधने का योग होगा। सुन लो बात है ना, यदि 2 बंधन वाला रहेगा और दोनों को जोड़ दो तो एगो बन जीते, और 3 बंधन वाला है तो 3 गो है तो जोड़ा जोड़ हो तो 2 गो हो सकले, एको गो हो सकले। नहीं भाई, अब तीनों के हम जोड़ देते तो एक के बंधन हो जाएगा। नहीं कहेगा तू एगो अलगे रहा, हम 2 गो अलगे रहेंगे, तो 2 गो हो गए। तो यहाँ पर जब 2 बंधन लीजिएगा तो जुट करके एगो हो जाएगा, 3 बंधन ला लीजिएगा तो एगो भी हो सकता है, 2 गो भी हो सकता है। तो इसमें जो भाग लेगा योगशील अभिक्रिया, और ये दोनों भाग, सॉरी, इसमें जो भाग लेगा बाबू वो रहेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों जो भाग लेगा वो संतृप्त रहेगा, संतृप्त है ना। इसको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन योगशील और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको प्रतिस्थापन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। मेरे जन इस तरह से समझ गया होगा। अब आपको डिटेल से लिखते हैं। देखिए आप लोग के बीच योगशील अभिक्रिया या इसी को 2-3 नाम भी आप लोग वहां भी लिखे थे, योगशील अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, एडेशन रिएक्शन। देखिए विद्यार्थी, योगशील वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक का योग होता है, अभिकारक आपस में जुड़ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? योगशील अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? योगशील अभिक्रिया। देखिए ना, इतना जो हुआ एक पदार्थ हुआ, एक पदार्थ, एक पदार्थ, इसका नाम क्या है? इथीन। जब कार्बन कार्बन के बीच 2 बंधन होती है तो ये नहीं लगाते, एक कार्बन 2 कार्बन के लिए इथ लगता है तो बन गए इथीन। तो एक अभिकारक और एक अभिकारक हाइड्रोजन है,
एक अभिकारक हाइड्रोजन है, और इधर टोटल एक के को बना, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अलग अलग पदार्थ रहेगा तो उसके बीच जोड़ का चिन्ह होगा। तो देखो ये जोड़ है, यानी ये अलग है, ये अलग है, तो अभिकारक इधर कई है, दो है, और इधर अभिकारक कई है, एक है, अभिकारक कई है, एक है, अभिकारक का जुटना हुआ। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में अभिकारक का क्या होता है, योग होता है, उसे क्या कहते हैं, योगशील अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक भाग लेते हैं। अब सबसे छोटका ये होता है, 3 कार्बन के लिए लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपीन 4 को लेंगे, ब्यूटीन 5 के लेंगे, पेंटीन, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ एक सिस्टम क्या है कि यहाँ पर दो तरह का, एक हाइड्रोजन जुटेगा और एक हाइलोजन परिवार जुटेगा, हाइलोजन परिवार, हाइलोजन परिवार, चाहे वो फ्लोरीनो, क्लोरीनो, ब्रोमीनो, आयोडीनो, इन सबको हाइलोजन परिवार कहते हैं। तो इसका थोड़ा सा नाम अलग हो जाएगा। जब योग हाइड्रोजन से होगा तो उसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सुन लिएगा ध्यान से भाई, जगह नहीं है, नहीं तो लिख देते। जब योगशील अभिक्रिया में 2 बंधन या 3 बंधन का जुटना हाइड्रोजन से हो तो उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। लेकिन यदि हाइलोजन परिवार से हो तो उसे हाइलोजनीकरण कहते हैं, हाइलोजनीकरण। हाइलोजन से होगा तो हाइलोजन से होगा तो हाइलोजनीकरण, हाइलोजन से होगा हाइलोजनीकरण, और यदि हाइड्रोजन से हुआ तो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, याद रहेगा। तो ये काम यदि हाइड्रोजन से होगा तो हाइड्रोजनीकरण, यदि हाइलोजन से होगा तो हाइलोजनीकरण कहते हैं। समझ गए बात को, याद आ रहा है। हाइड्रोजनीकरण और हाइलोजनीकरण, हाइड्रोजन से जुटेगा हाइड्रोजनीकरण, हाइलोजन से जुटेगा तो हाइलोजनीकरण। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजनीकरण, हाइलोजन, हाइलोजनीकरण। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसको जानते थे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में से अभिकारक के परमाणु या परमाणु को हटा करके वो दूसरे स्थान को ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं विद्यार्थी, ग्रहण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला, इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन भाग लेता है। इसमें कौन भाग लेता है, संतृप्त, चाहे मीथेन लीजिए, इथेन लीजिए, प्रोपेन लीजिए, ब्यूटेन लीजिए, पेंटेन लीजिए, जे लेना भाई लेते रहिए। यहाँ पर क्लोरीन, देखिए यहाँ क्लोरीन, इसको हाइलोजनीकरण बोल देंगे। तो विद्यार्थी जी यहाँ पर मीथेन है, ये क्लोरीन है, सूर्य के प्रकाश के अभिक्रिया में एक बार में एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन इसमें बढ़ जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन में एगो गया और एगो उसके जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन, ये बन गया HCl। इसका नाम आप जानते होंगे, प्रचलित नाम में आ जाता है बाबू कौची, तो इसका प्रचलित नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका क्या नाम है विद्यार्थी जी, क्लोरो 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 मीथेन। क्या बोलते हैं इसको विद्यार्थी, क्लोरो मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरो मीथेन बोलते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी फिर एक कार्बन घटेगा, सॉरी यहाँ पर एक हाइड्रोजन घटेगा और एक क्लोरीन यहाँ पर फिर जुट जाएगा। तो देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 3 गो, इसमें देखिएगा 3 गो, एगो कार्बन है, एगो हाइड्रोजन है, एगो क्लोरीन है ना। अब यहाँ पर एगो कार्बन है, 3 गो हाइड्रोजन है, एगो क्लोरीन है, अब फिर क्लोरीन से जोड़ रहा तो एकरा में एगो क्लोरीन बढ़ जीते और ये हाइड्रोजन हट जीते, तो ये होते CH2। देखो CH2 और एगो क्लोरीन बढ़ते तो Cl2 होते और उधर सब Cl2 चलते। अब इसका नाम है मेथिलीन, मेथिलीन
डाई क्लोराइड इसको बोलते हैं, मेथिलीन डाई क्लोराइड। एक के लिए आपको बताए थे मोना उपयोग होता है, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टेट्रा, 4 के लिए पेंटा बतवल है ने। तो यहाँ मेथिलीन डाई क्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पर फिर एगो हाइड्रोजन यहाँ पर घटेगा, इस साइड जाएगा तो देखिए ना वही चीज को, 2 गो हाइड्रोजन है, एगो कार्बन है, एगो कार्बन है, 2 गो हाइड्रोजन है, और क्लोरीन फिर एगो एकदम बढ़ेगा तो Cl3 बन जाएगा। क्या बनेगा? Cl3 बन जाएगा। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। अब इसको देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए विद्यार्थी, हम आपको अभी संकलन अभिक्रिया में बोल रहे थे कि 2 या 3 बंधनों का योग होता है। यदि कभी पूछ देता हाइड्रोजनीकरण क्या है, कभी पूछ देता हाइलोजनीकरण क्या है, हाइड्रोजनी हाइलोजनी, तो दोनों में ज्यादा का अंतर नहीं है। जब 2 या 3 बंधन का जुटना, चाहे 2 बंधन जुट के एगो बन जाए या 3 बंधन 2 गो हो जाए, जब 2 या 3 बंधनों का जुटना जो होता है हाइड्रोजन द्वारा होगा, हाइड्रोजन द्वारा, तो हाइड्रोजनीकरण। और यदि हाइलोजन परिवार से होगा, चाहे फ्लोरीन से, चाहे क्लोरीन से, चाहे ब्रोमीन से, चाहे आयोडीन से, तो उसी को विद्यार्थी जी हाइलोजनीकरण कहते हैं। तो अंतर है थोड़ा सा, देखो ना, हा तो है, ई तो लो, ट्रो, जो अंतर है लास्ट में जनीकरण, जनीकरण में एक जैसा हुआ। लेकिन पहले देखो तो हाइड्रो तो हाइलो, हाइड्रो तो हाइलो, तो हाइलो कब होगा? देखो हाइलोजन के साथ रहेगा तो हाइलोजनीकरण, और हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो हाइड्रोजनीकरण। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से संकरण अभिक्रिया में ज्यादा करके हाइड्रोजन या ज्यादा करके हाइलोजन, यही दोनों होता है। तो इसलिए इसको 2 रूपों में लिखा जाता है, एक हाइलोजनीकरण और एक हाइड्रोजनीकरण, है ने। हाइलोजनीकरण कब होगा? जब चाहे फ्लोरीन सोवे, चाहे क्लोरीन सोवे, चाहे ब्रोमीन सोवे, चाहे आयोडीन सोवे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? तो उसको क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हाइलोजनीकरण। अभी आपके बीच आया था ना बाबू, आया था ने ऐसे 4 गो, 4 गो, 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर जगने लिए थे हाइड्रोजन, तो वो था आपको उदाहरण में चल जाएगा हाइड्रोजनीकरण। अब इतना में से कोई ले लो तो हर जे मन जी, चल भाई बीच वाला Cl2, अब यहाँ के साथ यहाँ बनाएगा ऐसे, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये 2 बंधन है, एक हो जाएगा। कार्बन को 4 वैलेंसी होता, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 1 2, 2 को हाइड्रोजन देना है, 2 को हाइड्रोजन दे देना है, छोटा कर दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। आप कहीं भी दे सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि सर ये जो हाइड्रोजन लिए थे या क्लोरीन, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी ले सकते हैं। ये तीनों में से कहीं भी क्लोरीन दे सकते हैं, ये तीनों में से इसके लिए कहीं भी। तो ये उदाहरण हो गया बाबू, क्लोरीन आ जाए, चाहे फ्लोरीन आ जाए, चाहे ब्रोमीन आ जाए, चाहे, तो ये हो जाएगा हाइलोजनीकरण। और इसके पहले आपको उदाहरण में जो दिए है, इसके पहले जो उदाहरण में दिए है, ये देखिए, कोई दूसरा भी ले सकते हैं, छोटा ले रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ेंगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपको हाइलोजनीकरण। ये देखिए, थोड़ा सा बोलने में इस इधर उधर होता है। देखिए ये हो गया हाइलोजनी, ये हो गया हाइड्रोजनी, ट्रो लो, दोनों में अंतर है। इसलिए ये लग रहा है कि थोड़ा कैसा लग रहा है, आज अजीब सा लग रहा है, तो नहीं, अजीब को एकदम साफ साफ लिख दिए, हाइड्रोजन। देखो ने, देखो ने, देखो एकदम मैच कर लेन बाबू, हाइड्रोजन से हाइड्रोजनी और हाइलोजन से हाइलोजनी, हाइड्रोजन से हाइड्रोजनी और हाइलोजन से हाइलोजनी। देख रहे हैं बात को? आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस वीडियो के बाद अब आपको
कार्बन चैप्टर जो होता है समाप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।